नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नेपाल में पिछले 2 दिन से क्या हो रहा है, इस बारे में हम आपको कुछ भी बताएं तो इंफॉर्मेशन पुरानी होगी। ताजा इंफॉर्मेशन बता दें कि राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति से पहले प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दिया था। सबसे पहले जो है गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, फिर स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दिया। सब मंत्रियों के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति का इस्तीफा, यानी नेपाल की सरकार अब जा चुकी है। बिना सरकार के इस वक्त नेपाल है। उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ घंटों के भीतर एक नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाएगी। एक पूर्व प्रधानमंत्री के घर में आग लगाई गई, उनकी पत्नी को पीटा गया, उनकी पत्नी की मौत हो गई। वित्त मंत्री को नेपाल के सड़कों पर दौड़ा के पीटा गया है। संसद भवन को फूंक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी आग लगाई गई है। प्रधानमंत्री भागने की तैयारी में है, कुर्सी छोड़कर भाग चुके। ये 2 लाइन 3 लाइन के भीतर नेपाल की पूरी अपडेट है। जेनजी क्रांति बताया जा रहा है, कोई नेपो किड्स की क्रांति से जोड़ रहा है। तमाम क्रांतियों की चर्चा है और भारत में तो खूब चर्चा है। लेकिन भारत की मीडिया कई बार खबरों को समझने की भी कोशिश नहीं करती है। मातम में ठहाका लगाने लगते हैं और जश्न में फेंकने लगते हैं, यानी रोने लगते हैं। इनको समझ में ही नहीं आता कि खबर के तह में जाएं, जरा उस पर चर्चा करें, विमर्श करें, विचार करें। तो हम उससे अलग खबर लेकर के आए। हमारा पहला सवाल है कि क्या मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? बहुत लोग कहेंगे नेपाल की क्रांति और तख्ता पलट से क्या लेना देना साहब। यही हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे लेना देना, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नेपाल में संसद फूंका गया, सुप्रीम कोर्ट फूंका गया, पीएम भाग गया, राष्ट्रपति छोड़ दिया कुर्सी, सब छोड़ दिया और सड़कों पर जमावड़ा है। वो आप उनको क्रांतिकारी कह लें, विद्रोही कह लें, जो भी कह लें। दरअसल नेपाल में तख्ता पलट का अमेरिका के साथ एक भयंकर लिंक जुड़ता नजर आ रहा है और इसीलिए सवाल है कि क्या उल्टी गिनती शुरू है इधर भी क्या? क्यों? क्योंकि अमेरिकी हितों में जब भी कोई आड़े आया तो अमेरिका अगर सीधे आमने सामने की लड़ाई में नहीं जीत पाया तो उसने उस देश में ऐसा खुराफात, ऐसा विद्रोह, ऐसा हिंसा हिंसक तांडव मचाया कि वहां पर तख्ता पलट हो गया। ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम काम करता है। डीप स्टेट, जब इन्हीं सब बातों पे चर्चा होती है तो जो डीप स्टेट, एक रहस्यमयी शब्द आप सुनते हैं, वो डीप स्टेट यहीं पर आता है। भाऊ को लाइए जरा चर्चा में, बड़ा गंभीर मसला है भारत के लिए। स्वागत है भाऊ। जरा मैं कुछ कुछ आपको फैक्ट्स दिखाता हूं और फिर चर्चा पे आएंगे। भैया पहली खबर दिखाइए। काठमांडू मेयर शाह, शाह मतलब बालेन शाह, एंड यूएस एम्बेसडर थॉम्पसन इंटरैक्ट। मतलब काठमांडू के मेयर शाह और अमित शाह नहीं, बालेन शाह और यूएस एम्बेसडर थॉम्पसन मिले। बालेन शाह को हम क्यों दिखा रहे हैं, फोटो भी देखिए। अमेरिका के एम्बेसडर हैं और ये बालेन शाह है। बालेन शाह की हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि जो पूरा हुजूम है जिसे कहा जा रहा है जेनजी, वो जेनजी बालेन शाह को पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। इस समय बालेन शाह का नाम सबसे ऊपर है। बालेन शाह मेयर के रूप में अमेरिकी राजदूत से मुलाकात करते हैं और सिर्फ अमेरिका नहीं, अमेरिका के सबसे विश्वस्त, आप चाहे 5 आई की बात करेंगे, 5 आई जो वो 5 देशों का समूह है जो सामान्य रूप से खुफिया जानकारियां भी साझा करते हैं। लेकिन 5 आई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अमेरिका ने क्वाड बनाया, जिसके वजह से भारत और निशाने पर आया। क्वाड में शामिल हुआ, लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत पूरी तरह उसी का हो जाए जैसे अमेरिका के इशारे पर नेतन्याहू उठते हैं, बैठते हैं, जैसे जापान चलता है। जापान में अभी जापान के प्रधानमंत्री का इस्तीफा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जापान मजबूर था ट्रेड डील करने के लिए और उसका प्रधानमंत्री अपना मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं बचा था, इसलिए इस्तीफा दे दिया। इसीलिए इस्तीफा दिया।
पार्टी में भी उसके अंदरूनी थी खलबली कुछ, लेकिन असली वजह थी ट्रेड डील करना मजबूरी था, अमेरिका के सामने आप खड़े नहीं हो सकते थे और जनता के बीच क्या मुंह दिखाते, तो इस्तीफा दे दिया। तो जापान अमेरिका के ही साथ रहेगा। ऑस्ट्रेलिया, ये वो देश है ऑस्ट्रेलिया जापान जैसे, ये क्वाड के मेंबर। अब अगली खबर जरा देखिए, अमेरिका के अलावा मेयर शाह होल्ड्स मीटिंग विद जापानीज इनवॉय टू नेपाल। नेपाल में जापान के राजदूत के साथ, फोटो दिखाइए, मीटिंग। यही शाह से बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये बालेन शाह नाम याद कर लीजिए, बालेन शाह। बालेन शाह हैं जापान के राजदूत से मुलाकात कर रहे हैं, मीटिंग किया इन्होंने जापान के राजदूत के साथ। जो हमने पड़ताल की, अमेरिका के राजदूत के साथ पड़ताल में मिले, ये उसी ध्रुव, जो दुनिया दो ध्रुव में बटी है, वो उस वाले ध्रुव पर विचरण कर रहे हैं बालेन शाह, और यही प्रधानमंत्री बनाए जाने के दावेदार बताए जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं 2 मिनट लूंगा भाऊ के पास चलने से पहले। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत ही सबसे बड़ा मुल्क है, भौगोलिक रूप से, जनसांख्यिकी रूप से, आर्थिक रूप से, हर दृष्टि से भारत ही इस अमेरिका के सारे रिवोल्यूशन, पिंक रिवोल्यूशन से लेकर जो अभी तक हो रहा है, सबसे अभी तक अछूता है, बचा हुआ है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, पाकिस्तान में तो तख्ता पता नहीं चलता है कि सीधा है कि उल्टा है, इतना पलट चुका है, पता ही नहीं चलता। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ, अमेरिका ने किया। श्रीलंका में, अफगानिस्तान में तालिबान को सौंपा ना, श्रीलंका में तख्ता पलट हो गया, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। जितने राज्यों, जितने देशों में तख्ता पलट हुआ है, और ये सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित देश है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जितने जगह पर हुआ तख्ता पलट, बांग्लादेश में जो सरकार आई, भारत विरोधी सरकार, जो सरकार आई श्रीलंका में, वो भी भारत विरोधी है। जो पहले की सरकारें भारत के साथ जैसा ट्रीटमेंट बड़े भाई छोटे भाई टाइप का था, वो नहीं है, वो ट्रीटमेंट नहीं है। पाकिस्तान से तो हमारी दोस्ती जग जाहिर ही है। मालदीव्स में एकाएक, वो गोदी मीडिया पर मत जाइए आप, एकाएक तो मालदीव को भूखा मार दिए थे, अंडमान निकोबार में और लक्षद्वीप में आप लोग को भेज रहे थे सैर करवाने। मालदीव में भी बहुत कंफर्टेबल स्थिति नहीं है। अमेरिका ने, और इस थियरी पर आप सबने वीडियोस देखे होंगे, सुने होंगे कि बांग्लादेश में तख्ता पलट किसने करवाया, अमेरिका ने। उस पूरे कू में, विद्रोह में अमेरिका को बताया गया कि वहीं से सारी प्लानिंग थी। नेपाल में क्यों प्लानिंग, एक लाइन और बोलूंगा। अभी जो ऐप बैन किए गए थे, उसमें चाइनीज ऐप नहीं थे, टिकटॉक से लेकर सब ओपन थे। दुनिया को चलाने वाली दो सबसे बड़ी कंपनियां अमेरिकी, जिसका अमेरिका की, उन दोनों का अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा, गूगल और मेटा, ये दोनों बैन हो गए थे। मेटा की ही सर्विस है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब मेटा, मतलब तीनों ऐप बंद हुए थे। गूगल अपने आप में ही घटोत्कच टाइप है। गूगल, जीमेल की व्यवस्था छोड़ दीजिए आप, यूट्यूब, यूट्यूब ही पूरे संसार को आज की तारीख में समेटे हुए है, उसी के जरिए हम आप भी संवाद कर रहे हैं। यूट्यूब बैन हो गया था। अमेरिका सब चीज तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर उसके आर्थिक हितों पर चोट हुई तो अमेरिका तत्काल एक्शन लेता है। ये ओपन एक्शन नहीं है, लेकिन हम विश्लेषक के तौर पर ये समझते हैं कि रातों रात उसके बाद ये जो हुआ है, इसके पीछे अमेरिकी लिंक, ये मुलाकातें और बालेन शाह को पीएम के रूप में मांगना, ये साबित करता है। बालेन शाह से जुड़ी और खबर है, जरा वो दिखा दीजिए भाव, ये देखिएगा जरा। बालेन शाह, जो ट्रेंड आ रहा है, उस ट्रेंड को कैसे फॉलो करता है। इंजीनियर, रैपर, मेयर, नाउ पीएम, क्वेश्चन मार्क। नेपाल्स जेनजी रैलीज अराउंड बालेंद्र शाह। बालेंद्र शाह मतलब बालेन शाह ही, बालेन शाह बोलते हैं, बालेंद्र शाह। ये इंजीनियर है, रैपर था, रैपर से जो है मेयर बना, और अब पीएम बनने की बारी है। अब इस बालेन शाह के बारे में कुछ और जानना जरूरी है भारत के संदर्भ में, जरा देखिएगा। बालेन शाह ऑन इंडिया, कौन है बालेन शाह? जिन्होंने पहले हिमाचल और बंगाल के हिस्सों को बताया नेपाल का, अब आदि पुरुष फिल्म पर भिड़े। ये भारत विरोधी कैरेक्टर पहले से ही है, बालेन शाह पहले से ही भारत विरोधी कैरेक्टर है, ये भारत विरोधी स्टैंड पर रहता है। ये ग्रेटर नेपाल की बात करता है, और ग्रेटर नेपाल में चाइना तो शामिल करवाएगा नहीं। ये ग्रेटर नेपाल में वही जो लिपू लेख या
तो कई ऐसे हिस्से हैं जिन पर दावा करता है नेपाल कि ये भारत के नहीं, नेपाल के हिस्सा हैं, उस ग्रेटर नेपाल की बात करता है और इसीलिए ये भारत के तमाम हिस्सों को अपना बताता है। आदि पुरुष इसने बैन करवा दी थी फ़िल्म, इसलिए क्योंकि सीता का जन्म भारत में दिखाया गया था और इसने कहा नहीं, नेपाल इसलिए भारत में नहीं चलेगी, नेपाल में फ़िल्म नहीं चलेगी, बैन करो। मतलब स्ट्रिक्टली भारत विरोधी स्टैंड पर खड़ा रहता है ये व्यक्ति और इसको प्रधानमंत्री बनाने की बात है। मोदी के लिए संदेश क्यों है? अगली खबर लाइए। बस थोड़ा 1 मिनट दीजिएगा भाऊ, खबरें ज़रूरी है। देखिए, बांग्लादेश की तरह नेपाल में भी बाहरी ताकतों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ओली के नेतृत्व में दिसंबर 24 में, इसी दिसंबर 24, 25 चल रहा है, में नेपाल ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई, जिसको लेकर के भारत बहुत ज्यादा चिंतित है, में शामिल होने के लिए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था। यानी चीन के बीआरआई में शामिल है नेपाल। दूसरी ओर अमेरिका मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन एमसीसी के तहत नेपाल में $50 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रहा है। नेपाल दोनों के हितों के टकराव का अड्डा बना हुआ था। आज की तारीख में क्या आपको लगता नहीं है भारत भी बन रहा है? चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन आज कहता है टैरिफ लगाए, गलत किए। उधर अमेरिका कहता है भारत सावधान सतर्क रहो। अगली खबर दिखाइए, फटाफट दिखाइए जरा, तो दिखाइए फटाफट। उमाशंकर सिंह हैं, पत्रकार हैं और विदेश मामलों पे बहुत तगड़ी नजर रखते हैं। इन्होंने व्यंग्यात्मक ट्वीट किया, समझिएगा। नेपाल से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट पर कुकुरमुत्तों जैसी प्रतिक्रिया आ रही है। उससे साफ जाहिर है कि उनका इकोसिस्टम पूरी तरह डरा हुआ है। इकोसिस्टम समझिएगा, हम लोग अक्सर बात करते हैं कौन डरा है, जबकि डरने की कोई बात नहीं होनी चाहिए, खास तौर पर जब तक कि युवा वर्ग के लिए सस्ता डाटा और एक बड़े वर्ग के लिए फ्री आटा पर अहम हो। ये सस्ता डाटा और फ्री आटा कहाँ है? कौन डरा हुआ है? उमाशंकर सिंह का इशारा देखिए। बहुत सारे पत्रकार साथी खुल के नहीं लिखते, लेकिन अपनी भावनाओं को इनडायरेक्टली दिखा देते हैं। नेक्स्ट खबर पे आइए। अब ये पढ़िएगा दैनिक जागरण। वरना अच्छा नहीं होगा, ट्रंप के करीबी पीटर नवारो भारत रूस की दोस्ती देखकर फिर बिफरे। और ये सेंटेंस देखिए, वरना अच्छा नहीं होगा। हु आर यू? वरना अच्छा नहीं होगा मतलब खुलेआम भारत को धमकी है। नेक्स्ट दिखाइए जरा, नेक्स्ट दिखाइए। नहीं माने तो अच्छा नहीं होगा, यूएस ने अब लांघ दी सीमा, भारत से इस लहजे में की बात। अब सीमा लांघ दी तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे? हमारे तो साहब चुप हैं। अब हटा दीजिए। बहुत सारे हमने एविडेंस रखे हैं और बहुत सारे हैं, लेकिन अगर वही दिखाएंगे तो फिर चर्चा भाव के साथ नहीं हो पाएगी। बहुत सारा दस्तावेज है इस बारे में। भाऊ, अब भारत ही बचा है इस उपमहाद्वीप में, और भारत से ट्रेड वॉर पर जो टकराव है और जो अमेरिका की लैंग्वेज होती जा रही है, ये ताजा खबर दिखाई हमने, बासी खबर नहीं है कि वरना अच्छा नहीं होगा। पीटर नवारो, क्या नेपाल में जो हुआ है या जो हो रहा है, ये भारत के लिए चेतावनी थी कि एक छोटे से देश में सैंपल देख लो? देखिए आशीष जी, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलूंगा। बहुत सारी हम्म, बातें हैं। हम्म, मुझे याद है कि एक आध डिस्कशन में आज से हम्म, 3-4 महीने पहले हम्म, अमेरिका से मोदी जी क्यों डरते हैं, उसमें हम्म, एक आपने स्वीपिंग रेफरेंस दिया था, बहुत ही हम्म, एक ऐसा टच एंड गो वाला। हम्म, वो प्राइमरीली अब सामने उभर उभर के आ गया। ब्रिक्स में जयशंकर का आज का स्टेटमेंट है, कल का दिया हुआ जो आज छपा है शब्दूत। हम्म, जयशंकर रेड फ्लैग्स लिंकिंग ऑफ ट्रेड मेजर्स टू नॉन ट्रेड मैटर्स। हम्म, हम्म, मुझे ताज्जुब होता है कि ये जयशंकर विदेश सेवा में है, विदेश मंत्री है, चीन अमेरिका जैसे देशों में एम्बेसडर रह चुके हैं, और ये आदमी खाली दिमाग कैसा है? हम्म, अमेरिका एवरी मैटर इज अ ट्रेड मैटर। हाँ, और आज से 20 साल पहले एक राजेंद्र दारा नाम के लेखक की एक किताब रिलीज हुई थी, हम्म, पेप्सी द रियल स्टोरी। हम्म, उसमें एक पूरा चैप्टर है कि हम्म, अमेरिका अपने कारपोरेट्स को विदेशों में सेटल करने के लिए कैसी वहां की सरकारें तक बदलती है। हम्म, अब आपने जो रेफरेंस दिया कि अभी तक भारत को छुआ नहीं, माफ कीजिएगा आशीष जी, भारत में यह प्रयोग हुआ है। हाँ,
हाँ, आप इमेजिन करिए, इंदिरा गांधी जी का आपातकाल लगा, ये तो सब बोलते हैं कि आपातकाल लगा, इंदिरा जी को दोष दिया, इंदिरा जी को दोष देते हैं। लेकिन इंदिरा जी का आपातकाल लगने के पहले देश में स्थिति क्या हो गई? हाँ, देश इतना आंदोलित किया गया था कि आर्मी और पुलिस को कहा गया था कि विद्रोह करो। जब सरकार की आर्मी बात और मत पुलिस मानो। मानो, हुँ, हुँ, जब आर्मी और पुलिस विद्रोह करने की स्थिति में हो, तो आप देख लीजिए कितना बड़ा बवंडर खड़ा करवाया था। और ये हुँ, तब हुआ था जब पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे इंदिरा गांधी ने और अमेरिका से दुश्मनी मोड़ ली थी। हुँ, उसके बाद, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं। हुँ, हुँ, इंदिरा जी ने सीधा टकराव किया अमेरिका के साथ। अमेरिका ने ऐसी सिचुएशन ला दी कि इंदिरा जी सत्ता से बाहर हुई। हुँ, ये अमेरिका के जो प्लानर्स थे, उनकी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई यहाँ के नेताओं पे विश्वास रखने में, कि हुँ, इंदिरा के खिलाफ बना हुआ फ्रंट ज्यादा टिक नहीं पाया और इंदिरा हुँ, जी सत्ता में वापस आ गई। हुँ, तब से इंदिरा जी बहुत कॉशियस होके अमेरिका के साथ अपने संबंध दूर से रख रही थी। हुँ, उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार आई। हुँ, मनमोहन सिंह ने एटॉमिक एग्रीमेंट किया अमेरिका के साथ। हुँ, क्यों एटॉमिक एग्रीमेंट करवाना चाहता था अमेरिका? क्योंकि अमेरिका भारत को अपने रिएक्टर्स बेचना चाहता था, एटॉमिक हुँ, रिएक्टर्स, जो बिजली के लिए है। आपने एग्रीमेंट तो साइन किया, लेकिन पहले रिएक्टर का ऑर्डर दिया फ्रांस को, हुँ, दूसरे रिएक्टर का ऑर्डर दिया रशिया को। जो बेसिक पर्पस था अमेरिका का, वो सॉल्व नहीं हुआ। तो उनको ये सरकार आंखों में खलने लगी। एकाएक अन्ना हजारे का आंदोलन खड़ा हो गया। कौन हुँ, से भ्रष्टाचार के आरोप लगे? अन्ना के आंदोलन को चलाने वाले लोगों को फोर्ड फाउंडेशन से कैसा पैसा मिलता था? हुँ, फोर्ड फाउंडेशन और सीआईए के क्या संबंध है? ये दसों बार बाहर आ गया है। और मनमोहन सिंह की सरकार को जाना पड़ा और 2014 में मोदी जी की सरकार आई। हमारे देश में भी अमेरिका ने बहुत गेम खेले हैं। उन्होंने चाइना में, पहले सबसे पहले श्रीलंका में देखिए आप, लंका और नेपाल की स्थिति में क्या फर्क दिखता है आपको? लंका में चीन बहुत अंदर घुस गया था। बहुत। उन्होंने लंका को इतना नेस्तनाबूद कर दिया, लंका में इतना बड़ा विद्रोह हुआ कि लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घर में घुसे, उनके सोफा सेट बाहर फेंके, बेडरूम में लोगों ने रॉकेल डाल के जला दिया और सब विजुअल देखी। ज्यादा टाइम नहीं हुआ उसको। हुँ, और बताया गया कि भाई वहां पे फाइनेंशियल इमरजेंसी है। किसने करवाई फाइनेंशियल इमरजेंसी? विदेश का पैसा किसने स्क्वीज कर दिया? बाहर से जो पैसा मिल रहा था उसको किसने रोक लगाई? पॉइंट नंबर वन। अब आप आइए बांग्लादेश पे। बांग्लादेश में क्या इंटरेस्ट था अमेरिका का? हुँ, अमेरिका पे यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप जी को भी एक सवाल पूछा गया था कि डीप स्टेट ऑपरेटेड इन बांग्लादेश। हुँ, उन्हें कहा, नो नो नो, अमेरिकन डीप स्टेट ऑपरेटेड इन बांग्लादेश, दैट वाज बांग्लादेश प्रॉब्लम, नथिंग टू डू विथ अस। लेकिन बांग्लादेश के प्रॉब्लम में, क्योंकि जो प्रधानमंत्री बैठी हुई थी वो कतई अमेरिका के फेवरेबल नहीं थी, तो उन्होंने अपना गेम खेला और एक ऐसा आदमी जिसने कभी सोचा नहीं था उसको प्रधानमंत्री बना दिया। वो आप बांग्लादेश का देखिए। अब नेपाल में हुआ। नेपाल में भी अमेरिका को जगह नहीं मिल रही थी। कहीं ना कहीं वो लेफ्ट की तरफ, यानी चाइना की तरफ ज्यादा झुक रहे थे। हाँ, हुँ, वहां पे भी ये गदर हो गया। आज भारत की स्थिति भी ऐसी ही है। भारत को सब दूर से स्क्वीज कर रहे हैं। भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका में जाना करीब करीब रुक गया। यूरोपियन देशों को कह रहे हैं कि तुम भी सैंक्शंस लगाओ। कल यूरोप ने सैंक्शंस लगाए, कल अमेरिका ने सैंक्शन लगाए। सब दूर से हमारा माल जाना, मतलब माल जाता हुआ माल रुक गया, आने वाला डॉलर रुक गया। हमारी स्थिति बिकट हो जाएगी। हुँ, और ऐसे में बेरोजगारी, महंगाई, ये छोटी छोटी बातें होती है। और कोई एक कारण लगता है विस्फोट होने के लिए, एक छोटा ट्रिगर होता पॉइंट। हुँ, पता पड़ा किसी ऑटो वाले ने किसी पुलिस वाले ने ऑटो को मारा और ऑटो वाला मर गया। बस उसी एक हुँ, पॉइंट पे देश में विद्रोह हो जाता है। इसीलिए इस अमेरिका से सब डर के रहते हैं।
जैसा इंदिरा गांधी ने सत्ता में वापस आने के बाद अमेरिका से एक डिस्टेंस रख के काम किया, वो फॉरेन पॉलिसी अपनाने की जरूरत थी। वहां हमने एकदम उल्टा किया, क्योंकि हमको लगा कि हमारे पूर्वज सब मूर्ख थे। हमने इंटरनेशनल इंटर पॉलिटिकल साइंस में तो डिग्री ली, लेकिन क्या पढ़ा भगवान जाने। आज नेपाल में जो हुआ ये भारत को वार्निंग है। वो जो उनके डिफेंस मिनिस्टर या उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो बोलते हैं, और जिस हिसाब से भारत को बिल्कुल ऐसा गली का कुत्ता बना के रखा है, बुरा बुरा लगता है सुनने में, पढ़ने में। लेकिन क्या हम अल्टरनेट व्यवस्था पे काम कर रहे हैं? हमने सारे अंडे एक ही बास्केट में रखे थे हमारे, वी हैव पुट ऑल आवर एग्स इन अमेरिकन बास्केट। आज रशिया के पास हम जा रहे हैं तो रशिया भी हमको दोस्त तो मान रहा है, लेकिन वो पहली वाली स्थिति नहीं रही है। वो नहीं नहीं। पाकिस्तान को भी अपना दोस्त मान रहा है, वो चाइना को भी अपना दोस्त मान रहा है। आज हमारा दोस्त कौन है? प्रधानमंत्री को अवार्ड दिया तो दोस्त हो गया क्या वो? कल अमेरिका ने आंखें दिखाई तो तुरंत विड्रॉ हो जाते हैं। कई चीजें हैं। इसलिए मैं तो बार बार कहता हूं कि लंका, बांग्लादेश, नेपाल ये एक इकोसिस्टम है। इट इज इन सीरीज, इट हैज गॉट द सेम सिस्टम, सेम पैटर्न पे काम हो रहे हैं। अब आप वो कहिए वहां पे सोशल मीडिया पे जो उन्होंने जो अपने फॉरेन एक्सपर्ट का जो ट्वीट था वो बहुत बढ़िया, मतलब उन्होंने देखा है वहां पे क्या सोशल मीडिया पे उधर से वो जो लोग क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स है वो। पुलिस ने हॉस्पिटल में घुस के ट्रीटमेंट ले रहे पेशेंट पे गोलियां चलाई। स्कूल बच्चे स्कूल पे जा रहे थे, उनके ऊपर गोलियां बरसाई। स्कूलों में, महिलाओं के स्कूलों में घुस के सामूहिक व्यभिचार किया पुलिस ने। इसलिए आंदोलन भड़का। ये सिस्टमेटिकली सोशल मीडिया बैन होता तो किसका नुकसान है भाई? किसका नुकसान है? अमेरिकन कंपनियों का नुकसान है। तो अपने कारपोरेट्स को हैंडल करने के लिए, और अच्छा ये दूर ही रहते, दूर से, अच्छा ये ऊपर से शोक संदेश भी देते, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये गलत हुआ है। हम करवाते ये लोग हैं। हमारे देश के जनता से लेके सभी को इसको आगाह होना चाहिए। और हमारे हुक्मरान जो है, हमारे जो सत्ताधीश है, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब आपके पास दुश्मन बैठा हुआ है रॉकेट लेकर, केरोसिन लेकर, पेट्रोल लेकर बैठा हुआ है, तो वहां जरा भी स्पार्क होने मत देना। क्योंकि जरा एक स्पार्क हो गया, आग पकड़ लिया। आग में तेल डालने वाले के लिए बैठे। ऐसे में हमारे देश में समावेशी दृष्टिकोण से यदि सरकार चले तो कोई बाहर की एजेंसी कितने भी उंगली, मतलब कितना भी प्रयास करे, नहीं करे। हमारे यहाँ जो अन्ना का आंदोलन में जो बेचारे नौकरी छोड़ छोड़ के आ गए थे, इमोशनल होके आए थे ना। अन्ना के आंदोलन से क्या हुआ? क्या लोकपाल बना? क्या भ्रष्टाचार रुका? अन्ना अन्ना को जितने गडकरी से लेकर तमाम लोगों पे जो आरोप लगाए थे अरविंद केजरीवाल ने, कोर्ट के बाहर जाके माफी मांग मांग के सेटलमेंट नहीं किया। सब माफी मांगा। हाँ, सब माफी मांग विनोद के राय माफी सेटलमेंट कर मांगा। दिया। विनोद राय हाँ, माफी मांगा और तो छोड़ विनोद दीजिए। राय, हाँ, विनोद राय माफी मांगा। लेकिन ये किसने किया? किसने सरकार को भ्रष्ट बताया? कौन अन्ना हजारी को लेके आया? उनको क्या मिला? उन्हें तो अपनी राजनीतिक दल यहाँ खड़ा कर दिया। उसके लिए मनमोहन सिंह जैसे इंसान का, मतलब एक इकोनॉमिस्ट को आपने सत्ता से बाहर कर दिया। एक टूल किट है और उसका उसका कहीं ना कहीं हम, इसलिए मैं कहता हूँ, कल कोई कहेगा कि जब आपको इतना सारा पता है अशोक जी, तो फिर आप सरकार के खिलाफ क्यों बोलते हैं? आप तो अमेरिका को मदद कर रहे हैं। अरे हम सरकार को आगाह करते हैं कि आप तमीज से आ जाओ। आप इतना मत उबालो, इतना मत गर्म करो चीजों को कि आग लग जाए, क्योंकि उस आग में केरोसिन डालने के लिए अमेरिका कब से बैठा है। हम तो नाम लेके घूमते भाई, हमको नहीं अमेरिका का वीजा चाहिए, ना फोर्ड फाउंडेशन का कोई हमको हाँ, टूर चाहिए। ना पैसा चाहिए हमको ना वीजा चाहिए। नहीं नहीं चाहिए हमको कुछ।
हम तो बोलेंगे। हम तो बोलेंगे कि इन सभी राज्यों पे, देशों पे अमेरिका का हाथ है। हम तो ये भी बोलेंगे कि भारत में भी वो टपा हुआ है कि कब मोदी सरकार को निपटाए। और जब मोदी जी को पता है, सभी को पता है, मोदी जी भी जानती है इस बात को, ऐसी बात नहीं कि वो अनजान है, तो कम से कम फिर देश में एक सामंजस्य बनाना चाहिए। आप अमेरिका को प्लेटफॉर्म पे चीजें दे रहे हैं। इस देश में कोई नौकरी मांगने आए तो लाठीचार्ज करो, चुनाव हाईजैक करो। क्योंकि यदि आप ऐसे ही चुनाव हाईजैक करते रहे और लोगों के बीच में क्रोध पनपता रहा, तो उस क्रोध को हवा देने के लिए अमेरिका बैठा है। चलो मोदी जी जाएंगे दूसरी जगह, दूसरे आएंगे, लेकिन इस परिवर्तन में आशीष जी, जो देश का नुकसान होगा, उससे देश 100 हाँ, साल पीछे चला जाएगा। आज लंका 100 साल पीछे चला गया। आज बांग्लादेश 50 साल, 100 साल पीछे चला गया। आज नेपाल देखिए जो हो रहा है नेपाल में, उसके बाद जब शांत हो जाएगा तो देखना 100 साल पीछे चला जाएगा। एक देश जो लगातार तरक्की कर रहा है, वो एकदम निगेटिव में चला जाता है। तो कई बार अपने सत्ता का लालच, सत्ता में बने रहना, अपना अहम देश के लार्जर इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। नहीं, एक एक और भी इसमें एक पॉइंट और भी आना ज़रूरी है। जब हम कंपैरिज़न कर रहे हैं और भारत के संदर्भ में कर रहे हैं, एनजीओज़ की भूमिका। देखिए एनजीओ की भूमिका, जब अभी आपने कहा फोर्ड फाउंडेशन और एनजीओ, केजरीवाल का एनजीओ था, ये जितना है ये सब आज राजनीति कर रहे हैं, इन सब का एनजीओ था, वो पूरे देश में ईमानदारी की, और वो पार्टी सबसे ज़्यादा करप्ट पार्टी, इतने जल्दी किसी का करप्टीकरण नहीं हुआ होगा, जितनी जल्दी करप्टीकरण जो है आम आदमी पार्टी का हुआ। किसी का किसी का बेस ही करप्टीकरण का है। हाँ, तो भाई मैं इसलिए अन्ना कह रहा के हूँ। आंदोलन में, भाई अन्ना हजारे के आंदोलन से पार्टी ने जन्म लिया। अन्ना खुद हुँ, चाहती थी कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो। हाँ, हाँ, तो हुँ, ये तो अन्ना के साथ ही विश्वासघात हुआ, ये अन्ना के साथ ही खेल हुआ। हुँ। खेल तो वहां से शुरू हुए। नहीं, तो जैसे एनजीओ में, जैसे यहाँ पर एनजीओ की भूमिका थी, हम लोग एक नहीं बार नहीं, देख चुके मैं हैं। वैसे मैंने ही कहा, नेपाल का भी, देखिए, नेपाल में मैं अभी बताऊँ आपको, एक हम लोग इस पर काफ़ी डीपली जब गए, तो वहाँ पर एक तो बालेन साहब पीएम बनाने की जिसकी चर्चा है, और एक युवा और है। वहाँ पर एक एक एनजीओ का नाम बहुत चर्चा में है। वो एनजीओ 2015 में, 2015-16 में शुरू हुआ था, जब 16 में भूकंप 15 में आया था नेपाल में बड़ा। उस समय एनजीओ शुरू हुआ, और उस एनजीओ के बारे में मैं जब देख रहा था, तो वो राहत, पुनर्वास इसका काम करता है, आपदा वगैरह जब आती है वहाँ पे कोई भी तो। और विदेशी फंडिंग उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है कि फॉरेन फंडिंग, ये एनजीओ विदेशी फंडिंग से चलता है। ओवरनाइट ये क्राउड जब आता है, एक रात में ये क्राउड जब आता है, अच्छा उसमें भी देखिए क्राउड आया कैसे। सोशल मीडिया आज की तारीख में कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा जरिया व्हाट्सएप है, इंस्टा है, फेसबुक है, ये सब बैन हो गया। बैन होने के बाद इतने आसानी से पूरे देश में बिल्कुल एक प्लान्ड वे में प्रदर्शन हो जाना, जब सारा कम्युनिकेशन ब्लॉक है, कम्युनिकेशन, कहीं भी दंगा होता है, कहीं भी तनावपूर्ण स्थिति होती है, तो सबसे पहले क्या किया देखिए, जाता है, कम्युनिकेशन देखिए, का रास्ता ब्लॉक किया बार जाता है। बार सारे मीडिया, सारे नेपाल के बड़े पत्रकार यही कह रहे हैं कि इस आंदोलन में किसी का नेतृत्व नहीं है। हम्म, जिस आंदोलन में नेतृत्व नहीं है, उस आंदोलन एक कठपुतली जैसा होता है, जो कठपुतली चलाने वाला कहीं बाहर बैठा होता है। हम्म, इस नेपाल के आंदोलन का नेतृत्व बाहर बैठ के कोई कर रहा है। हम्म। और कौन है बाहर बैठ के जो कर रहा है? किसका इंटरेस्ट है वहां करने में? अमेरिका का इंटरेस्ट है। नहीं, और सीधी सीधी पत्रकार बात है। कहते हैं कि कोई नेतृत्व नहीं है भाव, इसमें जब नेतृत्व नहीं है पे भी एक सवाल है। हम्म, बांग्लादेश में भी किसी का नेतृत्व नहीं था, एक दो युवा बिल्कुल नहीं सर। एकदम स्टूडेंट जो है, उसमें पॉलिटिक्स के एक आध नौजवानों का नाम आया था बस। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। वहां पर जब जब आंदोलन एकदम चरम पे पहुंचा, तख्ता पलट हो गया, तो एक नाम आया, क्या उन्होंने सजेस्ट किया, यूनुस, इनको सौंपी जाए ये कमान। नहीं नहीं, ऐसे ही कई वहां बार पर कोई नाम नहीं है, लेकिन बालिन शाह का नाम सजेशन में आया, सजेशन में सजेशन में आया, बालिन। क्योंकि हाँ, तो इसके मायने ये है कि बालेन शाह के लिए ये डिजाइन किया गया था सारा, हम्म, हम्म, यदि ये माने तो।
हुँ, कि हमारे पास नेतृत्व करने वाला भी है, हमारे पास वो सरकार भी करप्ट हो रही है। अब ऐसे हुँ, में ये करप्ट सरकार और इसको इस मोहरे को बिठाने के बीच में एक आंदोलन की जगह है। हुँ, फिर वो आंदोलन के लिए आप फंडिंग करते हैं, उस आंदोलन के लिए आप जनजागरण करते हैं, उस आंदोलन को स्प्रेड करने के लिए आप पूरा टूल किट यूज़ करते हैं। फ़र्क हुँ, सिर्फ़ ये होता है कि हुँ, कोई ना कोई एक इंसिडेंस चाहिए, जिसके नाम पर हम आंदोलन का खेल शुरू करें। हुँ, और वो इंसिडेंस देने का गलती वो सरकार करती है। वो सरकार यदि वो गलती ना करे, तो मुझे हुँ, नहीं लगता कि इंसिडेंस में ऐसा कोई गड़बड़ हो जाए। हुँ, इंदिरा गांधी ने पहली बार तो इंदिरा गांधी समझ नहीं पाई, लेकिन हुँ, दूसरी बार जब इंदिरा गांधी आई, तो उसने किसी भी टूल किट का कोई यहाँ पे काम होने नहीं दिया। हुँ, तो फिर सिख वो अतिरेकी सिख का मामला हो गया और इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई। हुँ, तो हुँ, कुल मिलाकर अभी भी समय नहीं गया है। इस देश के नेतृत्व को जगना होगा। इस देश के नेतृत्व को अपने आसपास हुई घटनाओं को गंभीरता से लेना होगा और हमारे देश में ये जो दमन की राजनीति आप कर रहे हैं, विपक्ष का दमन करो, उनकी ईडी, सीबीआई लगवा दो, आप कोर्ट न्यायपालिका पे अपने लोग घुसेड़ दो, आप चुनाव आयोग से इतनी बदतमीज़ी करवा दो कि लोग भी गाली देने लगेंगे। जब हुँ, मैंने हुँ, बार-बार आपको कहता हूँ आशीष जी, ये जो फाइनल लिस्ट आएगी मतदाता सूची बिहार में और बिहार के नतीजे आएँगे, उसके बाद बिहार उबलना नहीं चाहिए। मैं तो रोज़ भगवान शिव को प्रार्थना करता हूँ कि चुनाव के भई संपन्न हो जाए और चुनाव की जो मतदाता सूची है वो ठीक-ठाक आ जाए। यदि मतदाता सूची ऐसी ही लफड़े की आ गई, तो वहाँ विद्रोह होगा और जहाँ थोड़ा विद्रोह हुआ, उसको पूरे देश के लेवल पे भड़काने के लिए बाहर की देश अटके पड़े हुए हैं। हुँ। क्योंकि इस वक़्त और सबका इंटरेस्ट भारत में मार्केट के रूप में है। मार्केट भारत के को रूप में है। सभी अपने प्रभाव में लेना चाहते हैं। हमारी स्थिति विचित्र है। आप बिल्कुल। अपने इन पामेरियंस पे मत भरोसा करो कि ये कह दें हम भी सुगरू हो गए ना। हुँ, हुँ। जितने भी सुगरू हैं वो सबके हम टारगेट पे हैं। सब हमको चाहते हैं कि हम चाइना चाहता है हमारे हिसाब से भारत चले, अमेरिका चाहता है हमारे हिसाब से चले और रसिया और भारत के संबंधों की बात मैं करूँ तो अगर एक लाइन में मैं नासमझ हो सकता हूँ, लेकिन मैं एक लाइन में जो समझ पा रहा हूँ कि अब रूस और भारत की दोस्ती भी चीन पर तय निर्भर है कि चीन तय करेगा कि रूस और भारत की क दोस्ती कितनी गहरी हो, कैसी उसमें कैसी कितना होगी? हाँ, कितनी गहरी हो, कितने करीब आएँ ये भारत रूस की दोस्ती अब रूस और भारत के बजाय चीन तय करेगा। रूस इस स्थिति में है, अब रूस चीन के साथ और चीन के मतलब आप समझिए कि चीन के नीचे अब है वो रूस और अपने लाभ के लिए वो चीन के साथ हो चुका है। चीन उससे बड़ा पावर, उससे बड़ी पावर बन चुकी है। ऐसी स्थिति में और एक बात पे और गौर करना होगा, हमारे जितने पड़ोसी हुए, ये सारे पड़ोसी भारत की वजह से कोई वहां पर तख्तापलट नहीं करवाया कि भारत की वजह से तख्तापलट करवा रहे ना, हैं। नहीं, 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 कुछ भी नहीं। चीन और अमेरिका के प्रभुत्व की जंग में तख्तापलट हुआ, लेकिन उसमें अल्टीमेट लॉस न चीन का हुआ न अमेरिका का हुआ। बांग्लादेश में आज चीन और अमेरिका दोनों काम कर रहे हैं। वहां की जो बिल्कुल, यूनुस बिल्कुल। सरकार है, वो दोनों को खुश करने की कोशिश में है। असली नुकसान किसका हुआ है? वो हर जगह भारत का हुआ है, क्योंकि भारत ने हर देश में अपना एक पड़ोसी खोया है, अपना छोटा भाई खोया है। हर देश को छोटे भाई के रूप में बांग्लादेश था, श्रीलंका था, म्यांमार था, सारे छोटे भाई जो हमारे थे हमने खो दिए। अब अकेले बड़े भाई बचे हैं क्योंकि वो एक अकेला सब पर भारी है। तो वही बचे हैं अकेले कि सब पर भारी। नहीं, देखिए नहीं, नहीं, अभी वो अपने ही देश पे भारी हो गए हैं। अपने देश पे भारी हो गए हैं, सही बात है। हम तो हालाँकि ये चाहेंगे कि अमेरिका हमारे देश में कोई उथल-पुथल ना मचा पाए, लेकिन नहीं, नहीं, इसके लिए देखिए नरेंद्र आशीष मोदी जी, को समझना देश पड़ेगा। मैंने क्या कहा, अमेरिका नहीं करे ये आपके और मेरे कहने पे नहीं है। अमेरिका तो एग्ज़ैक्टली वो हाँ, करेगा ही जो उसकी फितरत है। हाँ। हमें अमेरिका को पैर रखने को जगह नहीं देनी है। हमें इस हुँ, देश में अराजकता नहीं होने देनी है और अराजकता नहीं होने देने के लिए सत्ता को लोकतंत्र की और संविधान की इज्जत करनी होगी। सत्ता हुँ, को विपक्ष की भी इज्जत करनी होगी। सत्ता को मीडिया की भी इज्जत करनी होगी। यदि सबको अपने दरबार में दरबारी बनाओगे, तो फिर तानाशाह बनोगे और फिर एक अय्याश राजा की जैसी परिणति होती है, वैसी ही परिणति
भारत की भी होगी। लोग कहेंगे पहले लंका हुआ, फिर बांग्लादेश हुआ, फिर नेपाल हुआ और फिर भारत हुआ। इस कैटेगरी पे ना जाए, इसलिए हमने कहा कि ये सत्ताधीशों के हाथ में खेल है। सत्ताधीश जो सत्ता में बैठे अभी लोग, यदि उन्होंने यहाँ पे बाहर वालों को पैर रखने को जगह नहीं दी, या यहाँ आंदोलन भी देखिए, आंदोलन होते से वो आग आग में तेल डाल देंगे। हमें यहाँ आंदोलन नहीं होने देना है। और आंदोलन कैसे रोक सकते हैं? चुनाव में हार जीत से आंदोलन नहीं होते आशीष जी। कई चुनाव हारे और कई चुनाव जीते, कई बार हाँ, लोग जीते, उससे आंदोलन नहीं होते। लेकिन जब चुनाव में चोरी करके चुनाव जीतोगे, जब आप जनमानस का दिया हुआ मतदान सत्ता में परिवर्तित नहीं होने दोगे, जब आप अति करोगे एजेंसियों का उपयोग करके, जब आप न्यायपालिका को हाईजैक करने की बात करोगे, तो फिर जनता में क्रोध आता है। और जब जनता में क्रोध आएगा, तो फिर लोग कहेंगे कि यार ये जनता को क्या हो गया? एकाएक इतने क्यों भड़क गए? भड़क इसलिए गए कि बाहर से तेल डालने वाला भी कोई हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारे देश पे ना आए, इसीलिए ये फिर मैं कह रहा हूँ कि ये सत्ताधीशों के हाथ में है। कि जितना अत्याचार उन्होंने किया, जितने कुकर्म किए, कम से कम अब संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से चले, न्यायपालिका को स्वायत्तता दे, बाकी जहाँ स्वायत्त संस्था है उनको दे। हार-जीत चली रहती है, आप 10 साल सत्ता में रहे, फिर जाएँगे, फिर आएँगे, कोई अमरपट्टा लेके नहीं आया है। यदि इस प्रारूप में चलेंगे, तो ये देश टिका रहेगा, नहीं तो बाहर के गिद्ध नज़र लगाए बैठे हुए हैं। बिल्कुल। और आखिर में बाकी तो कुछ करेंगे मोदी जी, नहीं करेंगे लोकतंत्र के तरीके से, लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से देश चलाएँगे, नहीं चलाएँगे, इसके बारे में तो नहीं कह सकते और भविष्यवक्ता नहीं है, हो सकता है गलत हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अब नज़र रखिएगा ट्रेड डील पर, ट्रेड डील कितनी जल्दी होगी, ट्रेड डील पर ज़रा नज़र रखिए। क्योंकि हम आप घरों में बैठे हैं, हम आप सिर्फ मंच पर देखते हैं, जब पूरी तैयारी से अभिनेता आता है मंच पर एक्टिंग करने, लेकिन पर्दे के पीछे अभिनेता की स्थिति क्या मनःस्थिति होती है, उससे पूछिए कि वो अभिनेता कितना डरा हुआ होता है मंच पर आने के पहले, परफ़ॉर्म करने के पहले। अभिनेता कितना ये डरता है कि कहीं पत्थर और अंडे ना फेंके, टमाटर ना फेंके जाएँ। तो इसी बात को समझिएगा कि पर्दे के पीछे आदमी की स्थिति वैसी नहीं है, जैसी बाहर दिख रही है 56 इंच, एक अकेला सब पर भारी। तो ट्रेड डील पर ज़रा नज़र रखिएगा, हम भी नज़र रख रहे हैं, भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नज़र रखिएगा। ऐसा लगता है पता नहीं क्यों अंदर से कि जल्द ही ट्रेड डील हो जाएगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, देखिए ज़रा नेपाल के हाल को और इस नेपाल के हाल से हमें भी सबक सीखने की ज़रूरत है। धन्यवाद भाऊ, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।